अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नैनीताल की। बड़ी खबर आ रही है जहां पर टॉकी बैंड के पास में सड़क हादसा हो गया है। गहरी खाई में कार गिर गई है। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है जबकि एक की हालत गंभीर है जिसको हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक कार खाई में गिर गई और साथ ही कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 लोगों के कुल घायल होने की जानकारी मिली जिनमें से 3 की हालत सामान्य है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है जिसको हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। एक गाड़ी खाई से नीचे गिरी है टांकी बैंड पर किलबरी रोड के पास। 2 की हालत स्थिर है। एक को हमें रेफर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जन द्वारा अभी उसको देखा जा रहा है। स्थिति जो होगी आगे पता चल जाएगी। सशक्त उत्तराखंड 2025 पर एक बार फिर से चिंतन शिविर करने की तैयारी है। 30 और 31 जनवरी को नैनीताल में चिंतन शिविर हो सकता है। तो वहीं चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी मंत्री, सभी सचिव के साथ में सीडीओ, सभी विभागों के अध्यक्ष और साथ ही एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। 2 दिन तक राज्य के विकास पर मंथन किया जाएगा। इससे पहले साल 2022 में मसूरी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं संवाददाता देहरादून से। सुनील, चिंतन शिविर का आयोजन होगा 30-31 जनवरी, ये डेट भी सिलेक्ट की गई है। बताइए क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस शिविर को लेकर और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, चिंतन शिविर को लेकर सरकार का मानना है कि जो राज्य के ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर हैं या स्वयं मुख्यमंत्री हैं, रूटीन के कामकाज पे हट के कोई ऐसा समय नहीं निकाल पाते कि कहीं एक ठोस योजना मिल बैठकर बनाई जाए। इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखा गया। 2022 में इसका एक प्रयोग भी किया गया कि मसूरी में एलवीएस अकादमी में 3 दिन का एक सेशन चला जिसमें राज्य के तमाम सेक्रेटरी थे, ऑफिसर्स थे, डिपार्टमेंट के एचओडी थे, विभागीय मंत्री थे और मुख्यमंत्री ने भी स्वयं इस चिंतन शिविर में शिरकत की थी। तब करीब 30 बिंदुओं का एक फाइनल मिनट्स निकले थे मीटिंग के और जिसको बाद में कैबिनेट में भी लाया गया और कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को पास करके आगे विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। तो सरकार का मानना है कि इस तरह के जो चिंतन शिविर होते हैं जिनमें ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य के विकास को लेकर, ये कहीं न कहीं राज्य के हित में होते हैं। तो इसीलिए एक बार फिर से जो तमाम ऑफिसर्स हैं उनको बैठाने की तैयारी है। ये प्रस्तावित डेट है 30 जनवरी को एटीआई नैनीताल में, लेकिन अभी इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है बहुत बिजी शेड्यूल है। इसको देखते हुए ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है फरवरी में भी हो, लेकिन फिलहाल 30 से 31 जनवरी की डेट प्रस्तावित की गई है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस दिन राज्य में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और सीएम धामी के निर्देश हैं कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होंगे और सीएम ने जन सहभागिता के साथ ही ये कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को सभी प्रमुख मंदिरों और साथ ही गुरुद्वारों में प्रसाद का वितरण किया जाएगा और 22 जनवरी को राज्य में ड्राई डे रहेगा, यानी कि शराब की बिक्री 22 जनवरी को नहीं होगी। सीएम ने कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों पर बड़े स्तर पर सफाई अभियान भी चलाया जाएगा और पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में कई तरह के कार्यक्रम होंगे जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही गांव-गांव में महिलाओं ने भी 22 जनवरी के लिए विशेष तैयारी की है। चलिए बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मैदान में और पहाड़ों में पाला पड़ने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर जारी है जिससे कि आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही 12 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है जिसकी मार फसलों पर भी पड़ी है और फसल बर्बाद हो रही है।
पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तो जनवरी महीने में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे कि पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं। चमोली में भी बर्फबारी नहीं होने से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिससे पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी निराश है। पर्यटकों को नहीं आने से मुख्य बाजारों और साथ ही पर्यटक स्थलों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके साथ ही जनवरी में भी अभी तक बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और साथ ही कई जगह पर जंगलों में आग भी लगने की जानकारी सामने आई है, जिस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि अभी चीड़ का मौसम रहता है और उसमें हमारे सेब के अच्छे पैदावार के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। बर्फ़ के न आने से एक तो पर्यटन व्यवसाय भी यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है और दूसरे में आप देख रहे होंगे कि पूरे जंगल और जो हमारे पहाड़ हैं वहाँ पे सब जगह पहाड़ों पे हल्की हल्की आग सुलगने लग गई है और उससे काफ़ी मौसम का एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दिन भी पानी नहीं बरसा है और बर्फ पहाड़ी चोटियाँ जिन पे बर्फ से लगदग रहती थी वो सारी सूखी हुई है। बिल्कुल सूखा हो रखा, बिल्कुल कोरी ठंड जिसको बोलते हैं। तापमान माइनस से भी नीचे डिग्री सेल्सियस आ रहा है और ये भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। टिहरी में डोबरा प्रतापनगर उत्तरकाशी रोड की हालत खराब है और सड़क पर अभी भी कई डेंजर जोन बने हुए हैं और सुरक्षा के काम अभी तक नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खस्ताहाल सड़क हादसों को भी न्योता दे रही है। वहीं डीएम का कहना है कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द रोड को ठीक किया जाएगा। देखिए, इस रूट का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया था। उसमें कुछ पैच वर्क और कुछ रिपेयरिंग कार्य तो हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें रोड सेफ्टी वर्क्स कुछ पेंडिंग है और चूंकि वो काफ़ी अब टूरिस्ट भी उस एरिया में जाते हैं और चारधाम के यात्री भी जाते हैं, तो इस क्रम में आने वाले कुछ 1-2 महीनों में उस रोड पे समस्त सुरक्षा के कार्य हैं, उसके लिए पीडब्ल्यूडी को पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पंचाचूली की तलहटी में एक बार फिर से आग धधकने लगी है। बीते 4 दिनों से पंचाचूली की तलहटी में आग धधक रही है, लेकिन आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। असल में सर्दियों के सीजन में ठंड से बचने के लिए दुर्लभ जानवर निचले इलाकों की ओर आने लगते हैं। ऐसे में शिकारी तलहटी में आग लगाकर उनका शिकार करते हैं। बीते दिनों भी पंचाचूली की तलहटी में आग लगी थी, लेकिन इस बार बहुत बड़े इलाके में आग फैल गई है, जिस कारण से दुर्लभ वन्य जीवों पर भी खतरा गहरा गया है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों को जीतने के लिए अब कैटेगरी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ए से लेकर डी तक बीजेपी ने प्रदेश की 70 विधानसभा सीट बांट दी है, जिसमें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को रखा गया है। जिन सीटों पर पार्टी की परफॉर्मेंस कमजोर रही और जहां पार्टी कभी नहीं जीती है, उन्हें डी कैटेगरी में जगह दी गई है। वहीं जिन सीट पर पार्टी का वर्चस्व रहता है, उन्हें ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। सभी सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं पार्टी ने 5 लोकसभा सीट को 2 क्लस्टर में बांटा है, जिसमें गढ़वाल की 3 और कुमाऊं की 2 सीट रखी है। दोनों ही क्लस्टर में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। गढ़वाल की सीट जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत देखेंगे, तो वहीं कुमाऊं की सीट पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर धन सिंह रावत जी को हमने जो गढ़वाल क्लस्टर का प्रभारी के नाते दायित्व दिया है और सौरभ बहुगुणा जी को हमने कुमाऊं का प्रभारी क्लस्टर का निजाम दिया है। इसके साथ साथ हमारी लोकसभा की प्रदेश चुनाव अभियान समिति की हम टीम बनाने वाले हैं। प्रत्येक लोकसभा की हम टीम बनाएंगे। हमने तय किया कि लोकसभा प्रत्येक एक प्रभारी, एक सह प्रभारी जो लोकसभा से बाहर का होगा और संयोजक उसी लोकसभा का क्षेत्र का होगा और उसको भी पार्टी तय करेगी। तो जो सबसे मजबूत बूथ हमारे हैं, जिनमें हम लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, सभी चुनाव, उनको हमने ए कैटेगरी में रखा है। जिनको हम अभी तक नहीं जीते हैं, ऐसे को हमने डी कैटेगरी में रखा है। उनके मजबूती के लिए उनमें से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़े, इसके लिए हम डी कैटेगरी को सी में अपग्रेड करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सी को बी में और बी को ए में। यानी पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए अब चौतरफा प्लान पर काम तेज कर दिया है, जिस पर 24 घंटे 7 दिन पार्टी सेल मॉनिटरिंग करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए हर गली मोहल्ले में पार्टी के नारों से दीवारों को पोत रही है, जिसे अब कांग्रेस आपराधिक करार देते हुए मामला दर्ज कराने की धमकी भी दे रही है, क्योंकि इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी कानून का सीधा उल्लंघन हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री सतपाल महाराज, जो दीवारों पर पार्टी चुनाव निशान बनाते हुए नारे लिख रहे हैं। प्रदेश भर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इन दिनों हर खाली दीवार पर पार्टी स्लोगन लिखते हुए नजर आ जाएंगे। कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। उनका कहना है कि बीजेपी सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित कर नियम कानून को ताक पर रख रही है, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सारे नियम कानून सबको धत्ता बताते हुए दीवारों पे लिखना मना है, ये अपराध कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा कायम करवाऊंगा मैं। दीवारों पे लिख ही नहीं सकते। ये डिफेसमेंट एक्ट जो है वो प्रतिबंधित करता है कि आप किसी भी सार्वजनिक दीवार पर नहीं लिख सकते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को इसका जवाब दिया। महेंद्र भट्ट ने अपने अभियान को सही बताते हुए कहा कि कांग्रेस लिखेगी भी क्या, उसके पास न कोई नेता है न कोई मुद्दे हैं। कांग्रेस की जमीन पहले ही खिसक गई है, अब उसके लिए दीवार भी नहीं बचेगी। कांग्रेस की जमीन तो वैसी समाप्त हो चुकी थी, अब कांग्रेस के लिए दीवार भी नहीं बचेगी, क्योंकि इशू नहीं है, मुद्दे नहीं है, लिखेंगे क्या। हमारे साथ हमने कार्यक्रम दीवार लेखन कर लिया है, तो इसके पीछे का भाव क्या है। हम गांव गांव तक उन सारे विषयों को लिपिबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। चुनाव की बात हो या किसी प्रोग्राम की, प्रचार प्रसार में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। लेखन अभियान चलाकर हर खाली दीवार को भगवा रंग में रंगना शुरू कर दिया है। लिहाजा वक्त रहते कांग्रेस एक्टिव नहीं हुई तो जमीन और आसमान दोनों ही गंवाना पड़ सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल की ठंडी सड़क के ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है। यहां हो रहे भू कटाव से कुमाऊं यूनिवर्सिटी के केपी और साथ ही गौरा देवी हॉस्टल के साथ पूरे इलाके को खतरा बना हुआ है। सिंचाई विभाग ने करीब 12 करोड़ से ज्यादा इस ट्रीटमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं इस पूरे इलाके में काम का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। इस पहाड़ी में सौंदर्यीकरण का कार्य भी होना है। आपको बता दें कि नैनीताल की ठंडी सड़क में साल 2021 में भूस्खलन हुआ था, जिससे कि कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर का कुछ हिस्सा खतरे की जद में आ गया था। जो इसका सुदृढ़ीकरण है वो काम अभी शुरू हुए हैं। भविष्य में इसको सौंदर्यीकरण करने, पर्यटन की दृष्टि से अन्य इसमें आकर्षक चीज़ें कराए जाने के लिए भी एक प्रपोजल वर्तमान में विचाराधीन है। वो जैसे ही सैंक्शन हो जाएगा उसके अनुसार स्ट्रेंथनिंग के काम के बाद उसको टेकअप किया जाएगा। उत्तराखंड का 5वां धाम सैन्य धाम बनने में अभी कुछ और वक्त का इंतजार करना होगा। एक्सटेंशन के बावजूद तय समय पर नहीं बन पाने के कारण चुनाव से पहले बीजेपी इसका सियासी फायदा लेने से चूक सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम के निर्माण का शिलान्यास किया था। प्लान था कि दिसंबर 2023 तक सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नतीजा, इसकी तारीख बढ़ाकर फरवरी 2023 कर दी गई, लेकिन अभी भी इसका 65% ही काम हो पाया है। शुक्रवार को सैन्य धाम के निरीक्षण पर पहुंचे सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। जो मेजर वर्क है 65% पूरा हो गया है, 35% काम बाकी है। और मैंने इनसे कहा कि आप दिन रात काम करें और किसी भी हालत में फरवरी तक हम जो है इसको पूरा करके वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को अवसर करें।
काम में देरी की अधिकारियों के पास अपनी वजह है। उनका कहना है कि पहले सैन्य धाम 2 हेक्टेयर जमीन पर डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसे 4 हेक्टेयर जमीन पर डिजाइन किया गया। यही कारण है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 58 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ हो गई। इसमें कुछ चेंजेज हुआ है, प्रोजेक्ट के कॉस्ट बढ़े हैं और उसके कॉस्ट बढ़ने की वजह से इसमें वर्क बढ़ गए, तो उस हिसाब से अब कुछ नई चीजें यहाँ पे निकल के आएगी। जो जब फाइनल होगा तो कुछ नई चीजें दिखेगी यहाँ पे। प्रोजेक्ट का स्वरूप कुछ और था, बाद में कुछ चेंज हुआ है, इस वजह से एक्सटेंशन लिया गया है, क्योंकि पुराने के हिसाब से तो अगर होता तो अब तक कंप्लीट कर दिए होते। सैन्य धाम बना रही पेयजल निगम की माने तो अभी अच्छा खासा वक्त लग सकता है, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस सैन्य धाम की परिकल्पना की गई थी उसका लोकार्पण तो होगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही ये संभव हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में दक्षिण कालीपीठ मंदिर में इन दिनों विदेशी साधकों का जमावड़ा लगा हुआ है। विदेशी साधक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेते हुए पहुंचे हैं और अमेरिका, रूस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देशों से 90 साधकों का दल हरिद्वार से यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होकर हिंदू संस्कृति से जुड़ा रहा और इन साधकों ने कैलाशानंद गिरी से दीक्षा ली और स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया कि विदेशी अनुयायी हिंदू पूजा पद्धति से प्रभावित होकर काली मंदिर पीठ से जुड़ रहे हैं और हर साल यहाँ पर विदेशियों की संख्या बढ़ रही है। प्रति वर्ष बहुत भारी संख्या में और अमेरिका, टोरंटो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अमेरिका के आसपास के ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऐसे जो बड़े अनुयायी हैं, बड़े उच्च कोटि के लोग हैं वहाँ, बड़े अच्छे परिवार के लोग हैं वहाँ। कैलाशानंद गिरी के अनुयायी हैं और हम लोग यहाँ मेडिटेशन सीख के आए हैं। यहाँ हमारी आज दीक्षा सेरेमनी 2 दिन पहले थी, आज हम यज्ञ करने आए थे। हम सनातन में बहुत रुचि रखते हैं। उत्तराखंड में अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि मंत्रियों की घोषणा के बावजूद भी उस पर धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, जिसका बड़ा उदाहरण टिहरी में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टिहरी झील से सटा तिवाड़ गांव, जिसे मॉडल स्टे विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 32 से अधिक होम स्टे हैं जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को पसंद आ रहे हैं। वहीं 4 फरवरी 2023 को अपने टिहरी दौरे के दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी तिवाड़ गांव का दौरा किया था और यहाँ ग्रामीणों द्वारा किए गए कामों की तारीफ की और इस गांव को पर्यटन गांव घोषित किया था, जिसके साथ ही यहाँ बोटिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, स्थानीय खान-पान को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियां करनी थी। लेकिन 1 साल बाद ये सिर्फ एक घोषणा बनकर रह गई। यहाँ पर आकर के इसको पर्यटन ग्राम घोषित करता हूँ और निश्चित रूप में हम चाहेंगे यहाँ फैसिलिटी बने, पार्किंग लॉट बने, यहाँ पर जो है जेटी आए और यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप हो, जिससे कि हमारा आदर्श ये एक पर्यटन ग्राम के रूप में ये विकसित हो। गांव अभी तक तिवाड़ गांव को सिर्फ घोषणाओं में रखा गया, ना कि कोई कागज अभी तक उसमें पर्यटन विभाग की तरफ से कोई कागज आगे नहीं बढ़ाया गया और ना ही कोई एक्टिविटी ऐसी कोई तिवाड़ गांव या उसके आसपास क्षेत्र में पर्यटन विभाग की तरफ से की गई जिससे कि लगे कि हाँ पर्यटन मंत्री जैसे बड़े कद के व्यक्ति ने गाँव को पर्यटन गाँव घोषित किया हुआ है। बीते साल फरवरी के महीने में खुद सीएम धामी ने भी अपने टिहरी दौरे के दौरान तिवाड़ गांव में ही रात्रि विश्राम किया था। सीएम ने तिवाड़ गांव का विजिट कर होम स्टे संचालकों से बातचीत की थी और चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी थी। उधर अब पर्यटन विभाग टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत तिवाड़ गांव को डेवलप करने की बात कह रहा है। तो हमारा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टिहरी लेक एरिया प्रोजेक्ट है उसके तहत भी डिफरेंट कंपोनेंट्स आने हैं। एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज का भी कंपोनेंट है जो आपका तिवाड़ गांव को कोटी कॉलोनी से जोड़ेगा। टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते ये घोषणाएं और योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जिससे टिहरी और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। चमोली में सड़क की मांग पर दशोली जोशीमठ के लोगों का आंदोलन जारी है। PMGSY के इंजीनियर को बंधक बनाया गया। हरिद्वार के पास कुचीला हादसे में मारे गए दिवंगत वन अधिकारियों को लेकर फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में शोक सभा हुई, जिसमें श्रद्धांजलि दी गई। राज्य में जल्द ही सभी जिलों के उपभोक्ता फोरम में अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। हाई कोर्ट ने UKSSC का आदेश दिया है और 20 जनवरी तक विज्ञप्ति जारी कर 4 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली। विकास नगर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ऊर्जा भवन में UPCL के पदाधिकारियों ने धरना दिया और मांगे न पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सर्दियों में बारिश नहीं होने से पहाड़ पर खेती और बागवानी चौपट हो गई है। गेहूं, मटर, टमाटर, सेब और खुमानी की खेती खराब होती जा रही है। बागेश्वर में ग्रामीणों ने माल्टा में कूड़ा फेंके जाने का कड़ा विरोध किया और नाराज लोगों ने माल्टा में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। राज्य के इंटर कॉलेजों में तैनात प्रवक्ता और सहायक अध्यापक LT ग्रेड को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ रिकवरी आदेश रद्द कर दिया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने खराब जनरेटर ठीक करने का निर्देश दिया। रुड़की में भाजपा युवा मोर्चा ने युवा मतदाता भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम का आयोजन किया। भारी संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने बीच वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। टिहरी में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने नशे के खिलाफ जागरूक रहने का संकल्प लिया। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।